नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं कि बेहद प्राचीन भौगोलिक संरचना पर बात करने वाले हैं, अरावली पर्वतमाला। हमारे पास कुछ दस्तावेज और शोध हैं जिनसे हम आज अरावली की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कैसे बनी, इसका भूगोल क्या है, क्यों ये इतनी ज़रूरी है हमारे लिए, और हाँ, आजकल ये चर्चा में क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इन स्रोतों में जो पहली बात पढ़ी वो थोड़ी चौंकाने वाली थी कि अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है। क्या ये सच है? मतलब हिमालय से भी पुरानी? हाँ बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर ये सच है। अरावली का बनना प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। मतलब आज से लगभग 2.5 अरब साल पहले। सोचिए, 2.5 अरब साल! बाप रे! हाँ, ये वो समय था जब पृथ्वी की वो बहुत पुरानी स्थिर और मोटी भूप्लेटें थी ना, क्रेटोनिक प्लेट्स जिन्हें कहते हैं, वो आपस में टकराईं और उसी टकराव से ये पहाड़ बने। अच्छा, और ये भी पढ़ा कि ये एक वलित पर्वत श्रृंखला है, फोल्डेड माउंटेन। इसका क्या मतलब है? हाँ, वलित यानी फोल्डेड। देखिए, आसान भाषा में समझे तो जैसे कागज को दोनों तरफ से दबाएं तो उसमें सिलवटें पड़ जाती है ना। हाँ। बस वैसे ही धरती की परतें जब सिकुड़ी या मुड़ी तो ये पहाड़ बने। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है। क्या? हिमालय को देखिए, वो आज भी ऊंचा हो रहा है, मतलब भूगर्भीय रूप से सक्रिय है, एक्टिव है। पर अरावली उसे भूगर्भीय रूप से निष्क्रिय माना जाता है, मतलब एक तरह से जियोलॉजिकली डेड। जियोलॉजिकली डेड, इसका मतलब कि अब इसकी ऊंचाई बढ़ नहीं रही। सही कहा। बढ़ना तो दूर की बात है, करोड़ों साल से लगातार जो मौसम का असर हुआ है, हवा पानी कटाव जिसे करते हैं, उससे इसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। अच्छा, कम हो रही है। हाँ, यही इसकी एक खासियत भी है और शायद इसी वजह से ये आज इतनी नाजुक भी है पर्यावरण के लिहाज से। पर ये फैली कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार कितना है? ये उत्तर पूर्व में, मतलब दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक जाती है। दिल्ली से गुजरात? हाँ, करीब करीब 700 किलोमीटर लंबी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में है, माउंट आबू पर, गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची। और क्या जमीन के नीचे भी कुछ खास है इसमें? मैंने खनिजों के बारे में कुछ पढ़ा था। बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी पुरानी है, इसके भूगर्भीय इतिहास की वजह से यहाँ कई जरूरी खनिज मिलते हैं, जैसे लोहा है, बॉक्साइट है, सीसा, जस्ता और हाँ, संगमरमर भी। संगमरमर, हाँ। इन खनिजों का स्थानीय अर्थव्यवस्था में काफी योगदान रहा है। हालांकि ये भी सच है कि इनके खनन को लेकर काफी चुनौतियां और विवाद भी रहे हैं। लेकिन सिर्फ खनिज ही तो नहीं होंगे इसका महत्व? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में जमीन के ऊपर इसका महत्व शायद और भी ज्यादा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जल विभाजक है। जल विभाजक मतलब ये तय करती है कि बारिश का पानी किधर बहेगा, कौन सी नदियां किस तरफ जाएंगी। इसका सीधा असर खेती पर, पानी की उपलब्धता पर, बसावट पर पड़ता है। अच्छा। और ये तो अनगिनत पेड़ पौधों और जानवरों का घर है, एक बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों के लिए तो ये फेफड़ों की तरह है। फेफड़ों की तरह है? हाँ, हवा साफ करने में मदद करती है, तापमान को थोड़ा काबू में रखती है, मतलब पारिस्थितिकी के लिए बेहद अहम है। और आजकल ये फिर से खबरों में है। मैंने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिभाषा तय करने को कहा है। ये परिभाषा का क्या मामला है? हाँ, ये थोड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि पहाड़ इतने पुराने और घिस चुके हैं, तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ असल में पहाड़ खत्म हो रहा है और मैदान शुरू। अच्छा, हाँ, ये तो दिक्कत है। तो हरियाणा जैसे राज्य एक पैमाना सोच रहे हैं, जैसे 100 मीटर की सापेक्ष ऊंचाई। अब ये परिभाषा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तय होगा कि कौन सा इलाका संरक्षित माना जाएगा, कहाँ विकास के काम हो सकते हैं, कहाँ खनन वगैरह पर रोक लगेगी। अवैध खनन तो खैर एक बहुत बड़ी समस्या रही है यहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में पहली बार इस पर रोक भी लगाई थी। इसीलिए गुरुग्राम का अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क या फिर वो अरावली ग्रीन बेल्ट बनाने की जो पहल है, वो सब इसी संरक्षण की कोशिशें हैं। और जंगली जानवरों के लिए भी ये घर है। मैंने सरिस्का और बेरा का नाम देखा था। बिल्कुल, राजस्थान में बाघों के लिए मशहूर सरिस्का टाइगर रिजर्व यही है, और तेंदुओं के लिए जाना जाने वाला बेरा क्षेत्र भी अरावली का ही हिस्सा है। ये जंगली जानवरों के आने जाने के लिए एक जरूरी रास्ते, मतलब कॉरिडोर का भी काम करती है। वाह! तो ये पहाड़ सिर्फ जमीन, पानी, जानवर ही नहीं, मौसम पर भी असर डालते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की जो नमी वाली हवाएं आती हैं ना, हाँ। उनके लिए ये एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। उन्हें थार रेगिस्तान की तरफ जाने से काफी हद तक रोकती है। अच्छा,
इसीलिए राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा सूखा रह जाता है। हाँ, काफी हद तक इसी वजह से। और देखिए, ये हिमालय और अरावली में एक और बड़ा फर्क है। हाँ। हिमालय भी मानसून को प्रभावित करता है, पर वो भूगर्भीय रूप से सक्रिय है। अरावली निष्क्रिय होकर भी जलवायु पर इतना गहरा असर डाल रही है। तो इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल साफ है कि अरावली सिर्फ पत्थरों का कोई पुराना ढेर नहीं है। ये तो एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण प्रणाली है। हमारे पर्यावरण, पानी, हवा, वन्य जीवन, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर है। बिल्कुल। और ये बात कि आज भी इसकी सीमाओं को लेकर, इसके संरक्षण को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, अदालतों में मामले चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ये अरबों साल पुरानी संरचना आज भी हमारे लिए कितनी जरूरी और प्रासंगिक है। जाते जाते एक विचार मन में आता है सोचने के लिए। अगर एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसे हम भूगर्भीय रूप से मृत या निष्क्रिय मान रहे हैं, उसका हमारे आज और कल पर इतना गहरा, इतना सीधा असर हो सकता है, तो फिर पृथ्वी की वो प्रक्रियाएं जो आज भी सक्रिय हैं, जैसे हिमालय का लगातार ऊंचा उठना या धरती के प्लेटों का खिसकना, उनका हमारे दुनिया पर कितना बड़ा और शायद कितना अनसोचा असर होता होगा।